Okay. To continue with the same chapter, we have completed chemicals in medicines and today's topic is chemicals in food. Now, फूड के अंदर हम किन किन चीजों को ऐड करते हैं डिफरेंट फंक्शंस के लिए। आप लोग घर का बना खाना खाते हैं, जो रात को दाल बनी होगी वो एक दिन लेट तक तो आप खा सकते हो, उसको हफ्ता भर नहीं रख सकते, खराब हो जाएगी। लेकिन मार्केट के अंदर आपको रेडीमेड दाल मिलेगी, पनीर मिलेगा और वो काफी दिनों तक आप लोग यूज कर सकते हैं। रेडीमेड खाना मार्केट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है उस खाने में, उस पैक्ड फूड के अंदर, उस कैंड फूड के अंदर ऐसी कौन सी चीजें डाली होती है कि वो खाना खराब ही नहीं होता। ठीक है, तो केमिकल्स इन फूड, खाने के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं उसको हमने बांटा है 4 कैटेगरीज के अंदर। हमारे पास हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। तो इन चारों कैटेगरीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स के बारे में। अब हम किसको फूड प्रिजर्वेटिव कहेंगे? प्रिजर्व करना, मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जिनको यूज करके जो भी फूड आइटम है खराब नहीं होगी। इट प्रिवेंट्स देयर स्पॉइलेज बट मेंटेन्स देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट के अंदर आप लोग, मैं सबसे सिंपल अगर एग्जांपल दूं तो चिप्स का पैकेट लेते हो और उसके ऊपर एक डेट लिखी रहती है कि कितने टाइम तक ये एक्सपायर हो जाएगा। तो उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान जब आप उस पैकेट को खोलते हो तो वो बिल्कुल क्रिस्पी रहते हैं। और मुझे पता है, आप सबको इस चीज का पता है कि उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, तो नाइट्रोजन। फूड प्रिजर्वेटिव का मेन काम क्या रहता है कि ये फूड आइटम की ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, ये उसको खराब नहीं होने देता, ये उसकी फर्मेंटेशन नहीं होने देता, किसी तरह की भी बैक्टीरियल, कोई भी माइक्रोबियल ग्रोथ उस फूड आइटम के ऊपर नहीं आने देता। अगर आप अपने घर में करके देख लीजिए, एक कटोरी में आज की बनी हुई दाल डाल देना और उसको 4 दिन एक ही जगह पे पड़े रहने दीजिए अपने किचन में, एक साइड पे उसको ढक के रख दीजिए और आप खुद देखेंगे उस दाल के ऊपर फंगस आ जाएगी। दाल में तो नहीं थी, एटमॉस्फेयर के अंदर वो फंगस के छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं। तो जब फूड आइटम उनको मिली, उसमें पानी भी है, तो मॉइस्चर मिलते ही फंगस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। एक तो ग्रोथ आ गई माइक्रोब्स की, दूसरा रेंसिडिटी, वो जो दाल है उसकी स्मेल बिल्कुल ही गंदी सी हो जाएगी, पता चल जाता है कि यह दाल खराब हो चुकी है। तो कोई ऐसा केमिकल डालना जाए कि जो उस फूड आइटम को खराब ना होने दे। तो अब मैं धीरे धीरे बात करती हूं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फूड प्रिजर्वेटिव का काम करेंगी। सभी के घरों में, सभी की मदर्स, दादी माँ अचार डालती हैं, चाहे वो आम का हो, चाहे वो नींबू का अचार हो, कितने तरह के वैरायटी के अचार घर में मिल जाते हैं। कईयों ने पिछले साल जून जुलाई में अचार डाला होगा, कईयों के घर में उससे पिछले साल का अचार भी अभी तक चल रहा होगा, खराब नहीं हुआ। क्या डालते हैं उसमें अचार में? सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या चीज डाली जाती है? सबको पता है, नमक। आम का अचार डालना है, थोक में नमक, उसमें तो गिनती भी नहीं करनी होती कि कितना डालना है, 1 किलो के लिए कितना नमक लगेगा, एक्सेस में भी चला जाएगा, इट विल बी कंज्यूम्ड। तो हमारा फर्स्ट इज साल्टिंग। साल्टिंग मतलब एडिशन ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट इज अ वेरी वेरी चीप एंड बेस्ट प्रिजर्वेटिव फॉर फूड आइटम्स लाइक पिकल्स। कुछ जगहों पे जो नॉनवेज है, मीट है, मीट को स्टोर करके रखने के लिए भी नमक का यूज किया जाता है। नमक के अंदर उसको आप कवर करके रख देंगे, इट विल नॉट स्पॉइल, क्योंकि मीट के अंदर होता है पानी, फैट, और नमक की परत जब उसके ऊपर लग जाती है तो बैक्टीरियल ग्रोथ या फंगल ग्रोथ उसके ऊपर नहीं आती। तो सॉल्टिंग, इट इज द बेस्ट, चीप एंड बेस्ट
मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। तो साल्टिंग को अगर आप डिफाइन करेंगे तो व्हाट वाज दैट? यूज ऑफ सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज नोन एज salting. Okay, next is sugar syrup. सबके घरों में मुरब्बा भी डाला जाता है, आंवले का मुरब्बा, इसका सेब का मुरब्बा, कुछ लोग आम का मुरब्बा भी डालते हैं। तो घरों में जैम बनाते हैं, मीठी चटनियां बनाते हैं, तो उसमें मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या यूज करते हैं? शुगर। आप मार्केट से आंवले का मुरब्बे का डब्बा खरीदिए और उसके ऊपर भी एक एक्सपायरी की डेट लिख के रखी होती है। जब तक वो शुगर सिरप प्रॉपर उसमें है, मुरब्बा खराब नहीं होगा। हाँ, अनटिल और अनलेस आप नमक वाली चीज जैसे अचार है उसको पानी वाले हाथ नहीं लगाते, क्योंकि हल्का सा भी मॉइस्चर उसके अंदर चला जाएगा तो वो भी खराब हो जाता है। तो दूसरा हमारा प्रिजर्वेटिव क्या रहा? शुगर सिरप। जैम्स बनते हैं, मुरब्बा डालते हैं और भी बड़ी सारी जगहों पे। ओके, एक और आर्टिकल हमारे पास है विनेगर, सिरका। सबके घरों में सिरका डाल के अचार बनाया जाता है, जो जल्दी खाने वाले अचार होते हैं। गोभी गाजर का अचार, मूली का अचार, शलगम का अचार, जो क्विक बन जाते हैं। और विनेगर बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। अगर आप विनेगर के अंदर थोड़ा सा नमक डालें और अदरक के पीसीस काट के उसमें डाल दें, 1 हफ्ते के अंदर अदरक का बेस्ट अचार तैयार हो जाता है और अदरक की शक्ल को फर्क भी नहीं पड़ता। विनेगर के अंदर प्याज डिप करके रख दिए जाएं तो प्याज जो है वो बिल्कुल खाने के लिए बहुत ही टेस्टी बन जाता है और नरिशमेंट भी बढ़ जाती है। तो विनेगर को भी हम एज फूड प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। अब अचार डालना है, नमक के साथ साथ हम तेल भी यूज करते हैं। अगर तेल कम रहता है, अचार बिल्कुल सूखा सूखा सा रहेगा। जितनी ज्यादा ऑयलिंग उसके अंदर रहेगी, अचार के खराब होने के चांसेस उतने ही कम रहेंगे। तो अकेला नमक नहीं, नमक तो है प्रिजर्वेटिव, ऑयल भी यूज होता है। ओके, अब जो हमारे पास सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस हैं, इट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन। अब ये क्या है? अगर हम इसको छुपा लें, ये बेंजीन रिंग और उसके साथ लगा है ये ग्रुप बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा OCH3, तो इसको बोलते हैं एनिसोल। अब इस एनिसोल के साथ ब्यूटाइलेटेड क्यों कहा? इस कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं। किस तरीके से? ऐसे। ये वाला जो ग्रुप है ये इस तरीके से है, ये कार्बन और कार्बन के साथ ये 3 ग्रुप लगे हैं। मैं इसको एक ग्रुप को यहां पे खोल के लिख देती हूं, ऐसे। और सेम चीज इधर क्लोज में लिखी है सो दैट आपको इसका डिफरेंस पता चल जाए। तो ब्यूटाइलेटेड दोनों पोजीशंस के ऊपर, ब्यूटाइलेटेड ये हाइड्रोक्सी ग्रुप और ये क्या बन गया? एनिसोल। दिस इज एनिसोल। अब इधर ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन। अगर यहां पे O ना होता, ये डायरेक्ट CH3 इसके साथ जुड़ा होता, यहां पे OH भी नहीं था, तो ये क्या होता है? टोलुएन। अब यहां पे ये टोलुएन, इसको छुपा लीजिए, तो ये है टोलुएन। लेकिन क्या हुआ इसके साथ? ब्यूटाइलेटेड और हाइड्रोक्सी, ये दोनों तरफ ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी और ये क्या बन गया? टोलुएन। तो दोनों ही सेम कंपाउंड है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुएन। फर्क सिर्फ यहां पे है। तो ये दोनों ही केमिकल सब्सटेंसेस, दीज आर यूज्ड एज सिंथेटिक केमिकल सब्सटेंसेस। इसके अलावा हमारे पास रहता है सोडियम बेंजोएट। अब सोडियम बेंजोएट COOH, ये है बेंजोइक एसिड। इसका मैंने H हटाया,
और यहां मैंने लगा दिया सोडियम, तो ये बन गया सोडियम बेंजोएट। तो बेंजोइक एसिड के सोडियम सॉल्ट्स, ये जो केमिकल्स हैं, दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज केमिकल सब्सटेंसेस एज फूड प्रिजर्वेटिव्स। आप लोग घर में जैम बनाते हो, किसी भी फ्रूट का ले लीजिए, मान लीजिए हमने मार्केट से कच्चे वाले सेब उठाए, एप्पल्स लिए और उनको क्रश करके जैम बनाने का काम शुरू कर दिया, ओके। लेकिन वो जैम थोड़े दिनों में ना खराब हो जाता है। रीजन, हमने उसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला। ये चीजें मार्केट में मिल जाती है, सोडियम बेंजोएट इजीली अवेलेबल रहता है। अगर उसमें चुटकी भर सोडियम बेंजोएट डाल दिया जाएगा तो सोडियम बेंजोएट क्या करेगा, उस जैम के अंदर जो थोड़ा सा भी मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर के साथ जो भी बैक्टीरिया या माइक्रोब वहां पे ग्रो करेगा, ये जो कंपाउंड है ये उसके साथ रिएक्ट नहीं करने देगा, ये खुद रिएक्ट कर जाएगा उसके आप। तो देखा जाए तो ये एक टाइप की सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन देते हैं कि फूड आइटम से पहले ये खुद रिएक्ट कर जाएंगे और फूड को स्पॉइल होने से, रेंसिड होने से बचा लेते हैं। ना फूड की फर्मेंटेशन होगी, ना उनमें से किसी तरह की स्मेल आएगी, एंड दे विल बी